Assalamu alaikum. So let's start with lecture 2 today. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में लेक्चर 1 में हमने काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स देखे थे। होपफुली वो आप लोगों ने देख लिए होंगे, रिवाइज कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। तो हम वहीं से आगे चलते हैं आज। बेसिकली आज हम बात करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस के ऊपर। बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या है जी? जो भी हम बिजनेस कर रहे होते हैं उसके अंदर हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उनकी मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हम उसमें परफॉर्म करते हैं। हम कुछ टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन को यहाँ पे देखेंगे। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। बिजनेस की ट्रांजैक्शंस कुछ भी हो सकती हैं। ये एक जितनी इस लिस्ट में ट्रांजैक्शंस दी गई हैं ये ज्यादातर जो ट्रांजैक्शंस बिजनेसेस के अंदर हो रही होती हैं वो होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद कैश सेल्स। तो कैश सेल्स के अंदर बेसिकली हमारे पास जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं और वो कैश के ऊपर दे रहे हैं, यानी हमने सर्विस दी और एक हाथ से सर्विस दी, एक हाथ से कैश लिया, एक हाथ से गुड्स दी, एक हाथ से कैश लिया, उनको कैश सेल्स कहा जाता है या सर्विसेज कहा जाता है। फिर क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्रेडिट सेल्स बेसिकली वो सेल्स या सर्विसेज होती हैं जो हम उधार के ऊपर देते हैं अपने कस्टमर्स को। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम जो गुड एंड सर्विसेज उधार के ऊपर दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को, वो क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट सेल्स कहलाती हैं। ठीक हो गया जी। क्रेडिट सेल्स में आपके पास नॉर्मली इस तरह से होता है कि कस्टमर्स के साथ आपका कुछ एग्रीमेंट होता है और आप लेट्स से आप एक कस्टमर को चीज़ें दे रहे हैं और आप उसको बताते हैं जी के उसने 30 डेज़ के अंदर पेमेंट करनी है, 60 डेज़ के अंदर पेमेंट करनी है। तो इस तरह ये पूरा डिराइव्ड होता है। ये नहीं होता कि या आप अगर जनरल एग्जांपल एक लें तो आपने देखा होगा अगर आप किसी किराने की दुकान के ऊपर जाते हैं तो उन्होंने एक रजिस्टर सा मेंटेन किया हुआ होता है जो कस्टमर्स उनसे कैश दिए बगैर चीजें लेके जा रहे होते हैं उनके लिए खास तौर पर। तो वो उनका नाम लिख रहे होते हैं, उनकी चीजें लिख रहे होते हैं और वो महीने के आखिर में पेमेंट्स कर रहे होते हैं। ठीक है जी। फिर हमारे पास आ जाती हैं रिसीट्स ऑफ कैश फ्रॉम कस्टमर्स टू whom अ सेल ऑन क्रेडिट हैज बीन मेड। तो फिर ये देखिए ये भी अब आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। पहले आपने उधार के ऊपर चीज बेची, उसके बाद आपने उससे पैसे रिसीव किए, एक्चुअली जो रिसीव किए कैश आपने उस कस्टमर से जिसको आपने उधार के ऊपर चीजें दी थी। तो ये भी आपके पास एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। इसको आपने अकाउंटिंग की दुनिया में, अकाउंटिंग की बुक्स में, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है। तो उस कैश को रिसीव करना एक ट्रांजैक्शन हो गई। फिर कैश परचेज, जिस तरह कैश सेल्स थी उसी तरह कैश परचेज है। रॉ मटेरियल क्या होता है जी, या गुड्स क्या होती हैं? गुड्स वो हो गई जो आपने बेचने के लिए खरीदी, या रॉ मटेरियल वो चीज होती है जिससे आप वो गुड्स बनाते हैं जो कि आपने बेचनी है। जो कि आपने बेचनी है वो बनाने के लिए जो बेसिक मटेरियल यूज होता है उसको रॉ मटेरियल कहते हैं। गुड्स डायरेक्टली जिस तरह आपने होलसेल में से चीज खरीदी और आपने उसको रिटेल कर दिया, तो इस वाले मैकेनिज्म में जो चीजें आप ले रहे होते हैं वो आपकी गुड्स होती हैं। जब आप कैश के ऊपर खरीद रहे हैं तो वो आपकी क्या हो जाएंगी? कैश परचेजेस। जब आप क्रेडिट के ऊपर यानी उधार के ऊपर ले रहे हैं तो ये चीजें आपकी क्रेडिट परचेजेस बन जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप क्रेडिट पे सेल्स करते हैं इसी तरह आप अपना रॉ मटेरियल गुड्स क्रेडिट पे खरीद भी सकते हैं। फिर पेमेंट ऑफ कैश। कैश की पेमेंट, जो कैश पेमेंट आप करेंगे इन चीजों को जो आपने खरीदी हैं, वो आपकी एक ट्रांजैक्शन हो गई जब आपने उधार पे चीज खरीदी और उसका कैश पे किया। तो ये आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन है जो आपको रिकॉर्ड करनी है। ठीक है जी। लोन प्रोसीड्स। लोन प्रोसीड्स क्या हो गई जी? लोन प्रोसीड्स आपकी हो गई, जस्ट अ सेकंड प्लीज, जस्ट अ सेकंड, आई एम हैविंग सम टेक्निकल इशू। जी सॉरी, आई हैड अ टेक्निकल इशू। जी, रिसीट्स फ्रॉम लोन प्रोसीड्स। लोन प्रोसीड्स आपकी क्या हो गई जी? जो आपने उधार लिया अपना बिजनेस करने के लिए, उसके लिए जो आपको पैसे रिसीव हुए, जो कैश रिसीव हुआ, कोई चेक रिसीव हुआ, उसको आपने अपने सिस्टम के अंदर या अपनी बुक्स के अंदर जो रिकॉर्डिंग करनी है उसको आप कहेंगे जी ये एक ट्रांजैक्शन हो गई है हमारी रिसीट्स की, ये हमने रिकॉर्ड करनी है। ठीक है जी। रीपेमेंट ऑफ लोन, जब आपने ये लोन लिया
उसके बाद आपने ये लोन वापस पे भी करना है, वैसे पे बैक करना है आपने इस लोन को। तो जो आपने इसको पे करना है वो आपकी रीपेमेंट कहलाएगी, और वो आपने रिकॉर्ड करनी है एज अ ट्रांजेक्शन। ठीक है जी, इसको रीपेमेंट कहते हैं। पेमेंट मेड टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की सैलरीज हो गई, उनके एक्सपेंस की रीइंबर्समेंट हो गई, ये सारी जो भी पेमेंट्स आप एम्प्लॉयज को कर रहे होते हैं, ये आपकी पेमेंट टू एम्प्लॉयज, हर पेमेंट एक ट्रांजेक्शन होगी जो कि आपने सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड करनी होगी। ठीक है जी। पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल टैक्सेस, सबसे अच्छी एग्जांपल टैक्सेस है। गवर्नमेंट को आप मोस्टली टैक्सेस ही पे कर रहे होते हैं, और उसके अलावा कोई और चीजें भी हो सकती हैं, सेस हो सकता है, कोई चार्जेस हो सकते हैं, कोई पेनल्टी हो सकती है, बट ब्रॉडली स्पीकिंग टैक्सेस जो है वो नॉर्मली पे कर रहे होते हैं। परचेजेस एंड डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, आपके जो भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, आपने गाड़ी ली बिजनेस के लिए, आपने फर्नीचर लिया, आपने उसका जो डिस्पोजल करना है, फर्नीचर लिया, और आपकी कोई फिक्सचर्स हैं, इसको आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो ये आपका क्या होगा, ये परचेज एंड डिस्पोजल में क्लासिफाई होगा, और ये आपने रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे हमने ये सारी तरह की ट्रांजेक्शन्स देख ली हैं। ये ब्रॉडली स्पीकिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं आपकी सारी। और इसके अलावा कुछ भी ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं जो भी बिजनेस से रिलेट कर रही है, और आपने उसकी बुक्स में एंट्री करनी है, उसको रिकॉर्ड करना है, वो आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। यहाँ पे ये कैपिटल आपका बिजनेस का कैपिटल इसका मतलब नहीं है, और इसका मतलब कोई असली का रेवेन्यू नहीं है। ये बेसिकली ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफाई करने के लिए सॉर्ट ऑफ जैगन्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो हम लॉन्ग टर्म एसेट्स को लेने के लिए इनकर करते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट से मेरा मुराद है कि आपने ऐसा एक्सपेंस इनकर किया, जैसे आप कोई फर्नीचर ले रहे हैं, कोई गाड़ी ले रहे हैं, जिसका बिजनेस को एक लंबे अरसे तक बेनिफिट मिलना है, ऐसा एक्सपेंडिचर फॉर नंबर ऑफ ईयर, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है कि डे टू डे एक्सपेंडिचर्स जो आप कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कर रहे हैं, वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की मिसाल है, आप बिजली के बिल दे रहे हैं, आप स्टेशनरी खरीद रहे हैं, इस तरह के जो छोटे मोटे काम आप रेगुलर बेसिस पे बेसिकली कर रहे हैं, वो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है जी। इसी तरह बिल्कुल जिस तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उस तरह आपका कैपिटल रिसीट्स है। कैपिटल रिसीट्स आपकी जो लॉन्ग टर्म रिसीट्स आ रही हैं, जैसे आपने एक बैंक लोन ले लिया, वो आपकी कैपिटल रिसीट है, या बिजनेस ओनर ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए, वो आपका कैपिटल, वो तो इटसेल्फ कैपिटल कहलाता है। मतलब सिंपली जो आपकी लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक रिसीट आई है, आपने कोई लोन लिया या आपने कोई इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस में की गई, वो जो आपको पैसे मिले हैं, वो आपकी कैपिटल रिसीट है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स इस तरह जो आपकी डे टू डे बेसिस के ऊपर रिसीट्स हो रही हैं, यानी आपके एक्चुअल रेवेन्यू के लिए जो रिसीट्स हो रही हैं, बेसिकली नॉर्मल ऑपरेशन से आपने कोई चीज बेची, आपको कैश मिल गया, आपको आपने उधार पे चीज दी हुई थी, आपकी उस उधार की पेमेंट वापस आ गई, ये वाली सारी जो रिसीट्स हैं, ये आपकी कौन सी रिसीट्स हो गई, रेवेन्यू रिसीट्स। तो इसमें जनरल क्लासिफिकेशन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म की है, यानी जब भी आप कैपिटल रेवेन्यू रिसीट्स और इनकी ट्रांजेक्शन्स की बात करेंगे, तो ये लॉन्ग टर्म और एंड शॉर्ट टर्म, ये इसका मेन क्लासिफिकेशन डिफरेंस आपको नजर आएगा कि कैपिटल जो होंगी वो हमेशा लॉन्ग टर्म वाली बात हो रही होगी उसमें, और जो रेवेन्यू नेचर की चीजें होंगी वो शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन्स की बात हो रही होगी, या डे टू डे ऑपरेशंस की बात हो रही होगी। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा जी, ये अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, जिनकी बेस पे हमारी पूरी अकाउंटिंग ड्राइव हो रही होती है, उनके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स डिस्कस अबाउट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर ये जो मेन हमारी अकाउंटिंग हो रही है चीजों की, ये बेसिकली एक्रूअल बेसिस के ऊपर ही हो रही होती है। और एक्रूअल बेसिस में आपको समझाने के लिए आसान तरीका ये है कि
एक तो आप सिंपल ट्रांज़ैक्शन आप कहते हैं जी मैंने एक चीज़ खरीदी और कैश दे दिया। तो ये तो हो गई कि आपने कैश के ऊपर ट्रांज़ैक्शन कर ली। लेकिन जो हमने अभी बात की कि हमने उधार के ऊपर चीज़ बेची, उधार के ऊपर हमने चीज़ बेची। इसके अंदर क्या इन्वॉल्व हुआ जी आपने चीज़ दे दी अपनी गुड्स दे दी बट कोई कैश रिसीव नहीं हुआ। अब अगर हम यहाँ पे कैश बेसिस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा, नो रिकॉर्डिंग, ठीक है जी। बट इन एक्रूअल बेसिस क्योंकि हमारी सेल एक्चुअल हो गई है एक्रूअल बेसिस के अंदर, तो हम अपनी सेल्स रिकॉर्ड करेंगे और दूसरी तरफ हम कहेंगे जी हमें इसके पैसे रिसीवेबल हैं, हमें मिलने हैं पैसे। एक तरफ रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे, एक तरफ सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। इसको कहते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यानी हमने उस चीज़ को जिस वक़्त वो चीज़ हो गई, वो ट्रांज़ैक्शन हो गई, उसको रिकॉर्ड कर लेना है इर्रिस्पेक्टिव कि हमें कैश मिला या नहीं मिला, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग कि हमें कैश मिला या नहीं मिला। हमें इससे कोई ग़र्ज़ नहीं है कि हमें कैश मिला या नहीं मिला। हमारी जो भी बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन हुई, अभी हमने जो बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस पढ़ी हैं, हमने उसको रिकॉर्ड करना है और इस रिकॉर्डिंग को हम कहेंगे एक्रूअल बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है? यानी एक चीज़ इनकर हो गई, तो वो रिकॉर्ड करें, इनकर हो गई, तो उसको रिकॉर्ड करें। ठीक हो गया जी। तो एक्रूअल बेसिस के ऊपर आपके हो सकता है कुछ सवाल हों। अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं तो कमेंट्स में मुझसे पूछें और डायरेक्टली भी आप मुझसे मेरे ईमेल एड्रेस के ऊपर पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ मैं आपको दे दूँ जी। मेरा ईमेल एड्रेस है noman@n nmjscon.com। आप इस पे मुझे डायरेक्टली ईमेल करके अपनी क्यूरी पूछ सकते हैं और आप मुझे इधर यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में भी मुझसे क्यूरी पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई क्यूरी है, तो हम उसके लिए एक छोटा-सा आंसर्स का एक वीडियो अपलोड कर देंगे। कंप्लीटनेस कंप्लीटनेस का कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन प्रेज़ेंट कर रहे हैं, दैट शैल बी कंप्लीट। ठीक है जी। इसका ये मतलब नहीं है कि अब लेट्स से इसकी आसान एग्ज़ाम्पल ये मैं आपको देता हूँ कि हमने रेंट पे एक ऑफ़िस की जगह ली, ठीक है? और उसके लिए हमने लेट्स से अभी रेंट की पेमेंट नहीं की। हमने जगह तो ले ली रेंट पे लेट्स से हमने कोई साल के आखिर में दिसंबर में 15 दिसंबर को हमने 15 दिसंबर को हमने रेंट पे जगह ली और अभी इसकी पेमेंट नहीं की। तो जब हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे लेट्स से 31 दिसंबर को, तो हमने ये जो 15 दिन की 15 डेज़ की पेमेंट बनती है या जो पेएबल है एक्चुअली हमारा, ये हमने रिकॉर्ड करना है। ये रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी इन्फॉर्मेशन क्या होगी कंप्लीट। अगर हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी। इन्फॉर्मेशन का कंप्लीट होने से मुराद ये है कि आपने जो चीज़ रिकॉर्ड करने वाली है, उसको रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक हो गया जी। और सेकंडली इधर यहाँ पे एक मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि हम नीचे अभी पढ़ेंगे। तो हमने एवरी मटेरियल चीज़ को रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है? फेथफुल रिप्रेजेंटेशन इज़ अगेन कि हमने अपनी जो भी अकाउंटिंग ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड करनी है, वो फेथफुली रिकॉर्ड करनी है, दयानतदारी से रिकॉर्ड करनी है। हम कोई भी ट्रांज़ैक्शन ऐसे रिकॉर्ड ना करें कि हम किसी को डिसीव करने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। इट्स अ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी। मटेरियलिटी मटेरियलिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग की और अकाउंटिंग से रिलेटेड ऑडिट की दुनिया के अंदर। मटेरियलिटी से मुराद ये है कि जो यूज़र या जो बंदा आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देख रहा है और उसकी बेस पे डिसीजन ले रहा है। अगर आपकी वो इन्फॉर्मेशन गलत है कि उसका डिसीजन जिसकी वज़ह से गलत हो जाता है कि वो आप उसने आपकी इन्फॉर्मेशन देखी और उसने गलत डिसीजन ले लिया बेस्ड ऑन द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मटेरियल होगी। मटेरियलिटी हर मतलब मटेरियलिटी इज़ अ जजमेंट कॉल
किसी के लिए कुछ अमाउंट मटेरियल हो सकती है, किसी के लिए कुछ अमाउंट मटेरियल हो सकती है, लेकिन जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो आपने ब्रॉडली ये चीज देखनी है कि इसके यूजर्स के लिए कौन सी अमाउंट मटेरियल होगी। नॉर्मली अगर एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है तो हम कह रहे होते हैं कि रेवेन्यू रेवेन्यू का जो है वो आपका 1% अमाउंट मटेरियलिटी आपकी होती है। रेवेन्यू का 1% अमाउंट जो भी होगी वो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मटेरियल होगा। ठीक है। अभी चूंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो मैं इनको बहुत डिटेल में इन कॉन्सेप्ट को नहीं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे जरूर पूछें। ठीक है जी, फिर हम बात कर लेते हैं प्रूडेंस की। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये है कि हमने अपनी अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस प्रूडेंस की बेसिस पे, यानी वो कहते हैं ना कि हम एक फ्यूचर को पहले से एंटिसिपेट कर लें और उसको रिकॉर्ड कर लें। लेट से इसको आसान एग्जांपल में समझाने के लिए, हमारा एक रिसीवेबल है, हमने चीजें बेची और उसने हमें 30 दिन के अंदर पेमेंट करनी थी। अब 60 डेज हो रहे हैं, उसने हमें पे नहीं किया, हमें पे नहीं किया, उसने हमें पे नहीं किया 60 डेज के अंदर। तो हम इस हो सकता है कि वो हमें अब पे करे ही ना, उसके पास वो कोई बैंकरप्ट हो गया हो, कोई लिक्विडेशन में चला गया हो, या वो हमारे लिए मतलब अब हम हमें मतलब कुछ ऐसा शक हो रहा हो कि वो हमें किसी वजह से पे नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेंगे, यानी हम उसको अपना लॉस की एक प्रोविजन बुक करेंगे। लॉस एक्चुअल बुक नहीं करेंगे, प्रोविजन बुक करेंगे। इस प्रोविजन को हम कहते हैं जी ये हमने प्रूडेंस बेसिस पे बुक कर ली है, क्या पता ये हमें पैसे ना दे तो हमें ये लॉस हो जाए, लॉस हो जाए। तो हमेशा प्रूडेंस बेसिस एक्सपेंसेस आप पहले से रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी अगर आपको कोई शुबा हो तो आप एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे। और इनकम आप तब तक रिकॉर्ड नहीं करते जब तक आपको 100% यकीन या 99.9% यकीन ना हो जाए, वर्चुअली सर्टेन ना हो जाए कि हमें ये पैसे मिल जाएंगे, ये हमारी इनकम हो जाएगी। आप इनकम तब तक रिकॉर्ड नहीं करते प्रूडेंस बेसिस के ऊपर, और एक्सपेंस अपना आप पहले से रिकॉर्ड कर लेते हैं प्रूडेंस बेसिस के ऊपर, अगर आपको शक या शुबा हो जाए कि हमें एक्सपेंस इनकर करना पड़ जाएगा। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। अब हम गोइंग कंसर्न की बात कर लेते हैं। गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली ये है कि हम कहते हैं जी जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो अगले आने वाले फोरसीएबल फ्यूचर, यानी जितना फ्यूचर हम देख सकते हैं आगे का, हमें यही नजर आता है कि जी वो बिजनेस चलेगा, चलता रहेगा, बंद नहीं होगा, खत्म खत्म नहीं होगा, बिजनेस चलता रहेगा बिजनेस। इसको हम कहते हैं जी गोइंग कंसर्न बेसिस। ठीक है। अभी आपने सिंपली इसके लिए यही ध्यान में रखना है कि बिजनेस चलता रहेगा अगले आने वाले तमाम जो हम फ्यूचर देख सकते हैं उसमें, और खत्म नहीं होगा। सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अच्छा, अब चूंकि स्लाइड हमारी बहुत गंदी हो चुकी है, हम एक अगली स्लाइड को ले लेते हैं और हम उसके ऊपर हम ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कॉन्सेप्ट करते हैं डिस्कस। जी, तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, इसका मतलब ये है कि वो फॉर्म में कोई चीज या लीगली जो चीज कैसे भी है, लीगली कोई चीज किस तरह से भी है, उसका एसेंस वो किस तरह से यूज हो रही है हमने वो देखना है। यूज किस तरह से हो रही है वो देखना है, लीगली उसका किस तरह से मामला है वो नहीं देखना। लेट्स से कि हम बिजनेस के लिए एक कार लीज पे लेते हैं, लीज पे लेते हैं। अब आपको ये तो पता है कि लीज पे ली गई गाड़ी की लीगल ओनरशिप किसके पास होती है? लीगल ओनरशिप लेसोर के पास होती है, जो कि आपका बैंक हो सकता है या कोई लीजिंग कंपनी या वॉट एवर। ठीक है जी। तो ये तो लीगल ओनरशिप हो गई। गाड़ी यूज कौन करता है? यूजर कौन है? लेसी, जिसने गाड़ी लीज पे ली हुई होती है। ठीक है जी, कंपनी यहाँ पे लेसी है जिसने गाड़ी लीज पे लेके यूज कर रही है।
तो अगर इसको हम सब्सटेंस और फॉर्म के कॉन्सेप्ट से देखें, तो चूँकि ये गाड़ी हम यूज़ कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म लीज़ होती है नॉर्मली, लेट्स से 5 साल की लीज़ होती है नॉर्मली 5 इयर्स, जिसमें आपने गाड़ी की पेमेंट्स दे रहे होने हैं। तो बेशक लीगल ओनरशिप बैंक के पास है, यूज़र आप हैं, 5 साल तक आपने यूज़ करना है, गाड़ी ने सेम रहना है, तो ये आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में आपका लीज़्ड एसेट नज़र आएगा। लीज़्ड एसेट आपका, यानी ये ये नहीं होगा कि आप कहें जी क्योंकि मैं तो लीगली ओनर नहीं हूँ इस गाड़ी का, तो मैं इसको अपनी बुक्स में अपना एसेट नहीं दिखाऊँगा। क्योंकि आप इसको यूज़ कर रहे हैं सब्सटेंस और फॉर्म उसका यानी बेसलाइन क्या है, जिस बेसिस पे आप के पास वो चीज़ है, उस बेसिस पे आपने अकाउंटिंग में चीज़ों को रिकॉर्ड करना है। तो जब इंशाल्लाह आप फर्दर आगे जाते जाएँगे, आप बहुत सारे स्टैंडर्ड्स देखेंगे, आईएफआरएस 16 स्पेसिफिकली वो पूरा इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिराइव्ड है, सब्सटेंस और फॉर्म के ऊपर कि कौन-सा एसेट किसकी बुक्स में क्यों आ रहा है। इस वजह से आ रहा है कि कौन उसका यूज़र है। ठीक है जी, यूज़र। ये जी सब्सटेंस और फॉर्म का कॉन्सेप्ट है। फिर हमारे पास जी आ जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर हम पिछले लेक्चर में भी डिटेल में बात कर चुके हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली क्या होती हैं। उनके अंदर जो हमारे एलिमेंट्स आ रहे होते हैं उनके ऊपर भी हम काफ़ी हद तक बात कर चुके हैं। मैं आपको क्विकली इसको गो थ्रू करा देता हूँ। एसेट्स जो भी आपके असासे जो भी आपकी असासे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नज़र आ रहे हैं, आपको एक तो वो नज़र आएँगे आपकी ये बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर फिर आपकी जो भी लायबिलिटीज़ हैं, जो आपने पे ऑफ करनी है, वो आपको बैलेंस शीट में नज़र आएँगे। इक्विटी जो आपका कैपिटल आपके ओनर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो आपकी बैलेंस शीट में नज़र आएँगे। इनकम जो आपने इनकम अर्न की है, वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नज़र आएगी। एक्सपेंसेस जो आपने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, इस इनकम को डिराइव करने के लिए, वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में नज़र आएँगे। मेजरमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या रिकॉग्निशन ये बेसिकली 2 टर्म्स ऐसी हैं कि आपने ये लेट्स से कि इनमें से ये वाली सारी जो चीज़ें हैं, ये किस तरह से मेजर करके किन अमाउंट्स पे अपनी बुक्स में लेके आनी है, ये इस बात को ड्राइव करता है। अब एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट इसके पीछे बहुत हर डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो कि हम फ्यूचर में पढ़ते जाएँगे और उसकी बेसिस पे हमने वो रिकॉर्ड करना है। ठीक है जी? रिकॉग्निशन का मतलब है कि यही वाले सारे एसेट्स एट व्हिच टाइम किस वक़्त आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज़ करना है। लेट्स से आप एक गाड़ी खरीद लेते हैं, लेकिन अभी उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो आप उसको उस टाइम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, जिस टाइम आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एक जनरल कॉन्सेप्ट, ठीक है जी? इस तरह से आपका डिफरेंट टाइम होता है, आप इनकम किस टाइम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। आपको पैसे मिल गए, आपने कोई सर्विस नहीं दी उसके अगेंस्ट अभी, तो आप इनकम नहीं रिकॉर्ड कर सकते। आप जब तक सर्विस नहीं दोगे, आपके पास वो पैसे किसी की अमानत हैं, अमानत। तो ये रिकॉग्निशन से मुराद ये है कि आपने कौन-सी चीज़ किस वक़्त क्या रिकॉर्ड करनी है। ठीक है जी, होपफुली ये चीज़ें भी आपको क्लियर हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन्स हैं तो अगेन आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे हम जनरल बात कर लेते हैं कि हमने ये कितने पैसों के ऊपर रिकॉर्ड करना है। ऑल्दो इन चीज़ों के लिए बड़ा डिटेल इनके अपने तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इनकी वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं कि हमारे पास कितनी तरह की वैल्यूएशन हो सकती है जिसके ऊपर हम ये रिकॉर्ड कर सकते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट से मुराद ये है कि जितने पैसे देके आपने कोई चीज़ खरीदी है, लेट्स से अगर हमने गाड़ी ₹100 देके खरीदी है, तो आप ₹100 पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है जी, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है। रियलाइज़ेबल वैल्यू अगर हम वही गाड़ी आज बेचते हैं, लेट्स से ये ₹30 की बिकती है, तो मैं इस ₹30 को कहूँगा कि ये जी इसकी रियलाइज़ेबल वैल्यू है, ये आज इतने की बिक सकती है। ठीक है जी। प्रेज़ेंट वैल्यू लेट्स से मैंने ये गाड़ी ₹100 की ली थी, इसके ऊपर मैंने इतनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली ₹20 चार्ज कर लिए लेट्स से, तो ये ₹80 जो है ये इसकी प्रेज़ेंट वैल्यू है। ठीक है जी, जो ब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये गाड़ी आज बेचने जाता हूँ, तो वो इसकी प्रेज़ेंट वैल्यू पे हो सकता है बिके, हो सकता है ना बिके। रियलाइज़ेबल वैल्यू और प्रेज़ेंट वैल्यू में यही डिफ़रेंस है कि अब
आइडियली तो आपकी ये प्रेजेंट वैल्यू आपकी रियलाइजेबल वैल्यू के करीब होनी चाहिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन का जो आपने एस्टिमेट लिया है वो इसके नजदीक होना चाहिए। लेकिन खैर अगेन ये काफी ऊपर की बात है। आपने अभी जनरली ये समझना है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है जिस पे आपने कोई चीज खरीदी है, रियलाइजेबल वैल्यू वो है जिस पे आज आप कोई चीज बेच सकते हैं जिस कीमत पे। प्रेजेंट वैल्यू ये है जो आपकी बुक्स के अंदर आज आपकी बुक्स में आ रही है, या बेसिकली आप अगर इसकी एग्जैक्ट अमाउंट निकालें कि इसकी हैसियत कितनी है, वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है। रियलाइजेबल वैल्यू वो है जिस पे आप एक्चुअली इसको बेच सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप हमेशा अपनी चीज को रियलाइज प्रेजेंट वैल्यू पे बेच सकें। मार्केट में 100 और चीजें एग्जिस्ट करती हैं। क्या पता आपकी तरह की गाड़ियां इतनी ज्यादा मार्केट में अवेलेबल होंगे, कोई लेने के लिए तैयार ही ना हो। तो आपको अगर उस चीज को बेचना है तो आपको उसको औने पौने दाम बेचना पड़ेगा ताकि कोई आपसे खरीद ले। तो प्रेजेंट वैल्यू रियलाइजेबल वैल्यू में ये फर्क हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी, आपने कॉन्सेप्ट ग्रास्प किया होगा। अगर आपको कोई इश्यूज हों तो आप मुझसे फ्रीली पूछें। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू।